हर सब्जेक्ट में ना कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत डरावने होते हैं। मतलब जिनको देख के लगता है कि यार इतना बड़ा चैप्टर है, होगा कैसे, इतने सारे टॉपिक्स होंगे कैसे, और क्या कंसेप्ट बता रखा है समझ ही नहीं आ रहा है। वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा नंबर के भी आते हैं और वही चैप्टर्स बनते हैं हमारे फेल होने का कारण। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से तुम्हारा कॉन्फिडेंस उन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तुम्हारे नंबर्स उन चैप्टर में जितने आने वाले थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को ढंग से तमीज से अप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारे पास एक तरीका होगा कि यार उस चैप्टर को कवर कैसे करना है, और ये स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर पे काम आएगी। मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि तुम्हारे 15-20 नंबर तो पक्का पक्का बढ़ेंगे अगर तुम तमीज से स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे तो। अब वो 15-20 नंबर पर सब्जेक्ट में बढ़ेंगे या ओवरऑल कोर्स में, ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी तमीज से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। ठीक है, बहुत मतलब सोचने के बाद ना ये स्ट्रैटेजी मेरे को समझ में आई थी और बहुत इफेक्टिव थी। मैंने अपने फाइनल्स में भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ की थी और अभी मतलब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सचमुच कितनी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। तुम्हें वीडियो सुनते सुनते ही समझ में आ जाएगा। तो अपनी स्क्रीन पे आ जाओ एक बार। ये हमारा ऑडिट का एक चैप्टर है, पीयर रिव्यू। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर लिया और भी तुम्हें दिखाऊंगा चैप्टर्स। ठीक है, ऑडिट सब्जेक्ट होता नहीं है ना। इस स्ट्रैटेजी का नाम है मास्टर इंडेक्स स्ट्रैटेजी। कोई भी चैप्टर लो, उसका बेसिक फ्लो कैसे होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। कि एक चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं, उन 10 टॉपिक्स में से 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर 6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उन सब टॉपिक्स के अंदर भी कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है पर बहुत इफेक्टिव है। देखो, इस स्ट्रैटेजी में अपने को करना क्या होता है, अपने को ना एक इंडेक्स बनाना होता है, मास्टर इंडेक्स। यानी कि जो भी टॉपिक्स है ना आपके चैप्टर के अंदर, उन टॉपिक्स को आप एक बारी एक पेज पे लिख लो अलग से। बुक वाला इंडेक्स यूज नहीं करना है, बिग क्रॉस नहीं करना है बुक वाला इंडेक्स यूज। आपको खुद का इंडेक्स बनाना है, क्योंकि बुक वाला इंडेक्स इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है। खुद का इंडेक्स बनाओगे तो ही काम होगा। अब देखो मैंने क्या करा भाई, ये चैप्टर है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं मैंने लिख लिए। ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर 5 सब टॉपिक्स है तो मैंने वो भी लिख लिए। ठीक है, अब मेरे को पता है कि भाई इस चैप्टर में ना 16 टॉपिक्स है, 16 क्वेश्चंस हैं जो मेरे को करके जाने। अब व्हाट आई डू कि पहली बार जब मैं रिवीजन करता हूँ ना, तो एक बार मैंने चैप्टर याद कर लिया, नेक्स्ट टाइम मैं किताब नहीं उठाता, मैं सिर्फ ये मास्टर इंडेक्स उठाता हूँ। मैं मास्टर इंडेक्स उठाता हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि भाई ये सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू। मैं याद करता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्या मुझे आ रहा है, क्या मुझे नहीं आ रहा है। अगर मुझे उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। जैसे लेट्स सपोज इसका आंसर मेरे को नहीं आया तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इसका आंसर नहीं आया और इसका आंसर नहीं आया। ये 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं आया। चलो ज्यादा का मान लेते कि इसका भी नहीं आया, इसका भी नहीं आया। ठीक है, 5 है जिसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी चीजें हैं जो चीज मुझे आ रही है। अब इससे हुआ क्या पता है कि तुम्हें पता चल गया कि इस चैप्टर में मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। ये जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, जितने भी डरावने चैप्टर्स तुम्हें लगते हैं, तुम एक चीज ध्यान से नोटिस करना बैठ के कि भाई अगर तुम कोई भी चैप्टर खोलोगे ना, तो उसमें से कम 50% पोर्शन ऐसा होगा, गारंटी से बता रहा हूँ मैं, कि जो तुम्हें आता होगा, जो बहुत ईजी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें पूरे चैप्टर से डर लगता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता है। डर हमेशा लगता है अननोन चीजों से। अब जब तुम ये मास्टर इंडेक्स बनाओगे ना, तो तुम्हें क्लैरिटी आएगी तुम्हारे दिमाग में कि भाई ये चीजें मुझे आती हैं और ये चीजें मुझे नहीं आती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम्हें क्लैरिटी आएगी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई 50% तो अपने को आ रहा है ना, 50% नहीं आ रहा। अब उसका देखते हैं क्या करना है। दूसरा फायदा इससे क्या होगा कि जब तुम रिवीजन कर रहे थे तो तुमने एक्टिव रिवीजन की, तुमने रिकॉल करा, तुमने किताब में से पढ़ा नहीं पागलों की तरह। तुम क्या करते हो कि तुम किताब खोलते हो, हाईलाइटर लेते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो। यार एग्जाम में तुम्हें हाईलाइट थोड़ी ना करके आना है, एग्जाम में तुम्हें आंसर थोड़ी मिलेंगे कि भाई तुम हाईलाइट कर दो, तुम्हें लिख के आना है। ये जो स्क्रीन पे चीजें लिखी हुई है ना कि भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू बताओ, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू बताओ, ये चीज तुम्हें मिलेगी क्वेश्चन में, ना कि पूरा आंसर जिसको तुम्हें हाईलाइट करना है। ये चीज पढ़ के अगर तुम्हें याद आ रहा है ना, तो तुम बहुत सही ट्रैक पे हो, तुम लिख पाओगे एग्जाम में। तुम्हें पता है कि भाई हाँ मैंने इतना पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू, मेरे को पता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वर्ड दिख गया तो मैं लिख पाऊंगा इसको। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, मेरे को पता है कि स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू दिख गया तो मैं लिख पाऊंगा। और ये चीजें क्वेश्चंस में हमेशा मिलेंगी।
कहानी बना सकता है एग्जामिनर कि ये कहानी बना दी, उसके बीच में कहीं डाल देगा कि स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू क्या होता है, ऊपर थोड़ी सी कहानी नीचे थोड़ी सी कहानी, और तुम्हें उस कहानी का कुछ लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ इस शब्द को आइडेंटिफाई करो कि भाई ये शब्द कहाँ है, कौन सा शब्द है जो मुझे आ रहा था, जो मैंने किताब में पढ़ा था। ये शब्द पढ़ के फिर तुम्हें याद आएगा कि हाँ ये मैंने करा हुआ है, ये मेरे को आता है, तुम्हें रिकॉल आएगा, तुम लिख दो, तुम्हें नंबर पूरे मिलेंगे, है ना। तो आधी प्रॉब्लम तुम्हारी यहीं पे खत्म हो जाती है कि जो चैप्टर तुम्हें लगता था कि भाई 15 मार्क का चैप्टर मुझे नहीं आता है, अब तुम्हें पता है कि भाई 15 मार्क का चैप्टर नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है, उसमें से इतना पोर्शन नहीं आता है, इतना तो आता है, और इतने पोर्शन में से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। कोई भी बड़ा चैप्टर है, जैसे मान लो तुम्हें आईबीसी से डर लगता है, फेमा से डर लगता है, भाई तुम करते क्या हो कि तुम्हें लगता है कि यार पूरा चैप्टर ही खतरनाक है। अब क्वेश्चन पेपर में जब तुम्हें फेमा दिखेगा ना क्वेश्चन में, भाई तुम वहीं डर जाओगे, तुम्हें लगेगा यार ये चैप्टर आता तो है नहीं, इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम क्वेश्चन भी ऐसे पैनिक होकर पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में उसका आंसर आएगा ही नहीं। तुम्हें पहले ही पता है कि मेरे को नहीं आता नहीं आता नहीं आता, तुमने अपने आप को 50 बार बता रखा है कि मेरे को फेमा आता ही। तुम ट्राई करना भी चाहोगे ना तो भी भाई एग्जाम में वो आंसर तुम्हें आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई ये चैप्टर ही मुश्किल है। और ऐसा होता है, तुम अपने टेस्ट पेपर्स में देख लेना, तुम अपने आरटीपी में कुछ भी ट्राई करके देख लेना, तुम क्वेश्चन खोलोगे ना भाई ऐसा होता है यार फेमा वर्ड दिख गया ना मेरे को, अब मैं क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा उसको, कि चाहे वो फेमा से रिलेटेड हो भी ना, चाहे उसने सिर्फ कहानी बना रखी हो फेमा की, क्वेश्चन किसी और चैप्टर का। और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चन उस चैप्टर का है ही नहीं, कहानी उस चैप्टर की बना रखी, क्वेश्चन किसी और चैप्टर से पूछते हैं। 4-6 लाइनें बना दी फेमा फेमा फेमा, नीचे 2 लाइनें बता दी कि भाई अब आप ये बताओ। एग्जामिनर भाई पागल बनाता है तुम्हारा फुल, और तुम बन भी जाते हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से डर लगना कम होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जब तुम्हें फेमा दिखेगा ना, तुम्हें पता होगा कि भाई शायद 50% जो मुझे आता है क्या पता उसमें से आया हो, है ना। तो तुम एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, डरोगे नहीं, पैनिक नहीं करोगे, पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में आंसर्स भी आएंगे, ठीक है। तुम कनेक्ट भी कर पाओगे कि भाई जो मैंने पढ़ा है क्या उसमें से मैं कुछ लिख सकता हूँ, कुछ उसमें से कनेक्ट कर सकता हूँ क्या। सेकेंड चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इससे क्या होगी कि अब जब मैंने फर्स्ट टाइम याद करके मास्टर इंडेक्स उठाया, मैंने टिक लगाया कि भाई मेरे को ये 5 चीज़ें नहीं आती है, 6 चीज़ें नहीं आती है, जब मैं सेकेंड रिवीजन करूँगा तो मैं इन चीज़ों को रिवाइज करूँगा। मैं जो चीज़ पहली बारी में मुझे आ रही है उस पर नहीं जाऊँगा, या उस पर जाऊँगा भी तो बहुत कम टाइम दूंगा उस पर। हम करते क्या भाई, हमने चैप्टर उठाया, शुरू से पढ़ने पढ़ते शुरू करते हैं, पहले के 5-7 पेज तो ऐसे होते हैं जो हमको आते होते हैं, वो 5-7 पेज करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल टाइम आने लगता है, मुश्किल वाला काम आने लगता है, हम सोचते हैं यार काफ़ी देर पढ़ लिया, अभी रख देते हैं। भाई कुछ कुछ चैप्टर्स तो ऐसे थे भाई जिनके शुरू के पन्ने मैंने इतनी बार पढ़ लिए, मेरे को पता भी नहीं उसके चैप्टर में आगे है क्या। तो तुम अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करो, उस पर टाइम लगाओ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, इन पे फोकस करो। जो चीज़ पहली बार में निकल रही है, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन है, वो एग्जाम में भी तुमसे बन जाएगा, उसकी चिंता मत करो। क्योंकि जो चीज़ पहली बार में बनेगी वो वहाँ पे क्यों नहीं बनेगी। जो चीज़ डिफिकल्ट है तुम उस पर टाइम लगाओ ना यार, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, तुम पढ़ी जा रहे हो बस पहले पन्ने से लेके बाद में सीरियल वाइज। ये कोई तरीका पढ़ने का? इस तरह से पढ़ो, तुम अपने वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करो। तुम्हें पता होगा ना भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है एक चैप्टर में, तुम्हें कौन से टॉपिक नहीं आ रहे, तुम्हें कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो इतनी हेल्प होगी ना, तुम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चे सोचते हैं कि चिराग इतना कॉन्फिडेंस में रहता है, मतलब चिराग को इतना कॉन्फिडेंस होता है। भाई कहाँ से आता है वो कॉन्फिडेंस? मेरे पास कोई घर में झोली थोड़ी रखी है जिसमें से कॉन्फिडेंस निकाल के डाल लिया। इस तरीके से पढ़ता हूँ मैं, इसलिए कॉन्फिडेंस आता है। मुझे पता है कि भाई मेरा कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ वीक है, कौन सी सही है, ठीक है। अब तुम दूसरी बार पढ़ने बैठे, तुम 2 ही घंटे लगाओगे सिर्फ 6 टॉपिक पे, ठीक है। अब उसमें से 2 या 3 तो तुम पक्के करोगे, तुमने 3 पक्के कर लिए, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि भाई जो 50% चैप्टर आता था अब वो 70% आता है, 75% आता है। तो तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तुम इरिटेट नहीं हुए इस बार तुम्हें पता था। और भाई ऐसा तुम्हारे सीए कोर्स में कुछ भी नहीं है कि जो मतलब बिल्कुल ही आइंस्टाइन वाली थ्योरी और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, टाइम स्पेस ट्रेवल, एंटी ग्रेविटी थ्योरी, पता नहीं क्या क्या। भाई सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। आधी चीज़ें ना इतनी मुश्किल है नहीं जितनी तुमने बना रखी है, चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा मुश्किल है, किताब में कम है। और मुश्किल की डेफिनेशन क्या है? बच्चे पूछते हैं भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या होती है मुश्किल की डेफिनेशन? मुश्किल कुछ भी नहीं होता, वही वैसे ही अक्षर उधर लिखे हैं, वैसे ही अक्षर उधर लिखे हुए हैं। बस ये है कि कुछ चीज़ों को याद करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कुछ चीज़ों को याद करने के लिए हमें कम टाइम देना पड़ता है।
मुश्किल का क्या मतलब होता है? मुश्किल सोल्व नहीं हो रहा, सोल्व तो हो रहा है, तुम्हारे पास आंसर लिखा हुआ है किताब में, क्या मुश्किल रह गया? तुम्हारे पास आंसर भी है, तुम्हारे पास रिवीजन वीडियोस भी है, और एक टीचर की समझ नहीं आ रही तो भाई 50 रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय कि ये चीज मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि तुमने उस चीज को तमीज से बैठ के टाइम नहीं दिया है, एक ईमानदार कोशिश नहीं की है उस चीज को समझने की। ठीक है, ये बात है। लोग कहेंगे मुश्किल है चीजें, लेकिन तुम मेरे को इतना जवाब दे देना कि भाई मुश्किल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज होती ना कि भाई जिसका आंसर समझ ही नहीं आ रहा, जो चीजें पता ही नहीं, जिसके लिए सोचना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ सेट रूल्स हैं कि भाई अगर पीजीपीपी का क्वेश्चन सोल्व करना है तो इस चीज को इस हेड में डालना है, ये चीज डिडक्शन मिलेगी, ये चीज नहीं मिलेगी। ऑडिट में सीधी सीधी चीजें हैं कि भाई ये चीज होती है, ये चीज नहीं होती। लो में क्या मुश्किल है? साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, ये रूल्स फॉलो करो, तुम्हारा आंसर सही आएगा। तो इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल सिर्फ इतना है कि टिक के बैठना और टाइम लगाना चीजों पे, ये है मुश्किल। डिसिप्लिन बनाना मुश्किल होता है, और डिसिप्लिन तुम बना सकते हो, लेकिन तुम आधी बार डर जाते हो। अब ये जो मास्टर इंडेक्स वाली चीज है ना, ये तुम्हें बहुत 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 क्लैरिटी देगी। देखो मैं तुम्हें कह रहा था ना कि यार मैंने भी अपने फाइनल्स में ये मास्टर इंडेक्स यूज किया था, तो तुम्हें दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ मैं। अब मैंने सारे सब्जेक्ट्स में किया था, और सारे सब्जेक्ट्स की फोटो तो नहीं है मेरे पास, तो जोन सी मेरे को मिली, क्योंकि भाई मैं हूँ बहुत आलसी तो जोन से फोटो में, मतलब मैंने सारी फाइल्स नहीं खोली अपनी नोट्स वाली, जोन सी खोली, मैंने तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स का मैंने एसएफएम का बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अब ये ग्रीन वाले टॉपिक्स क्या है जो पहली बार में मेरे सही नहीं आए थे, या मुझे याद नहीं आया था, या गलत हो गए थे। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 चीजें हैं, सिर्फ 5 चीजें मैंने टॉपिक, सब टॉपिक देखो। ये जो रिटर्न यील्ड वाली चीज है, इसमें मैंने ये लिख रखा है कि इसमें 2 चीजें हैं, 1 और 2, और इसके अंदर भी 2 चीजें, एक ये और एक ये। हर एक का फॉर्मूला है, याद करना है फॉर्मूला, सिंपल। अब ये 5 चीजें मुझे नहीं आ रही, ठीक है, इसके अलावा मेरे को पता है कि भाई जो 10 चीजें और हैं वो मेरे को आ रही हैं। तो भाई ये देख के तुम्हें लग रहा है ना कि भाई 80% चैप्टर 70% चैप्टर तो मेरे को आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तुम्हें पता होगा कि भाई सिर्फ ये चीजें नहीं आती हैं, तो अगर क्वेश्चन में ये चीजें नहीं होंगी ना, तो मैं क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर लूंगा। सेकेंडली कि अब मेरे को दूसरे टाइम रिवाइज करते हुए अपने चैप्टर पे ध्यान कहाँ लगाना है। एक चीज मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, देखो ये एक तरह का, ये एक चैप्टर का एग्जांपल था, ये दूसरा चैप्टर है। देखो इस चैप्टर में मैंने सिंपल वही किया हुआ है कि लिखा हुआ है कितने फॉर्मूले हैं, 24 फॉर्मूले हैं, 24 से 26 कितने हैं, 28 है, 27 28 29 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये मतलब मैंने क्या करा हुआ है कि पहले रेड मार्क कर रखा है कि भाई फर्स्ट मतलब रिवीजन करने के बाद जब मैं रिकॉल कर रहा था ना, तो ये रेड से मार्क कर दिया था कि भाई ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये 5-6 चीजें नहीं आ रही थी। ठीक है, एक बार रिकॉल करा, फिर जो चीजें नहीं आ रही थी मैंने उन पर थोड़ा टाइम दिया। अब सेकेंड टाइम जब मैं रिवाइज करने बैठा तो मैंने फिर से रिकॉल करा कि भाई मेरे को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। अब देखो ये सेकेंड टाइम जो हाईलाइटर वाले ना, तो 4 चीजें रह गई थी जो मेरे को नहीं आती। देखो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, समझ रहे हो? तो पूरे चैप्टर में से अब तुम्हारा ऐसे डिक्रीज भी होता जाएगा कि भाई लाल निशान थे, मतलब पहले 8 थे, तो फिर अब सेकेंड टाइम में मेरे पास 3 चीजें रह गई सिर्फ। तो तुम्हें पता हो कि भाई अब सिर्फ इन चीजों पर टाइम देना, और सिर्फ 20% चैप्टर ऐसा है, फॉर्मूले ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, 80% फॉर्मूले तो ऐसे हैं ना जो आ रहे हैं, और तुम्हारा टाइम भी सही जगह लग रहा होगा। पहले तुम 4 घंटे लगाते पढ़ने में, अब तुम 2 घंटे लगाओगे, आउटपुट तुम्हारा सेम निकलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि चीजें कौन सी हैं जिन पे टाइम देना है और कौन सी चीजें हैं जिन पे टाइम देना नहीं है। तुम पूरे चैप्टर को रिवाइज मत करो भाई, तुम चीजें निकालो कि जहां पे तुम्हारी वीकनेस है, अपनी वीकनेस को टारगेट करो, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। और ये कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम वही सेम फॉर्मेट यूज करो। देखो मैंने जैसे टैक्स में कर रखा है डिडक्शन से भाई मेरे को कितना डर लगता था, इंटर में मेरे को कुछ समझ नहीं आता डिडक्शन। यहाँ पे कितने तमीज से मैंने इंडेक्स बनाया और उसमें बांट रखी है कि भाई एटीसी में ये चीजें आती हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है, मेडिकल की 5 कैटेगरीज यहाँ पे तुम्हें बता रखी है। ठीक है, 2 तरह की डिडक्शन होती है, एक पेमेंट बेस्ड, एक इनकम बेस्ड। इस तरह से जब तुम अपने चैप्टर को देखोगे ना, तो कितना सुलझा हुआ चैप्टर लगेगा तुम्हें एक बार इंडेक्स बनाओगे ना, तुम्हें खुद से खुशी होगी कि भाई इतनी क्लैरिटी आई है ना इस चैप्टर को लेके कि भाई इतना कुछ आता है मुझे, मैं ऐसे ही डर रहा था।
अगर तुम्हारा आईबीसी 20 मार्क का आता है ना, तो मैं 10 मार्क का कंटेंट तो तुम्हारा ऐसा है जो तुम्हें आता है, लेकिन तुम डरते पूरे आईबीसी से हो। उस डर को खत्म करना है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा, तुम्हारे मार्क्स ऊपर आएंगे। सेकेंडली, तुम्हें पता है कि भाई सही जगह क्या है टाइम डिवोट करने की, तो उससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। तुम सेम टाइम लगा के दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली ज़्यादा आउटपुट निकालोगे। ये है इस ट्रिक का फ़ायदा। और देख लो भाई, तुम्हें भाई मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ इतने सारे, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये ट्रिक मैंने फॉलो करी थी। ठीक है, इसका 3 पेज का इंडेक्स था। अब इस ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, ठीक है, ऊपर देखो मैंने लिख रखा है 1 और 2, मतलब पहला पेज और दूसरा पेज। तो भाई इंडेक्स ज़्यादा पेजेस का भी बन सकता है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये, तो किसी तरह से भी बना लो। ठीक है, मेरे को इस फर्स्ट पेज में कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरे या तीसरे पेज में कोई दिक्कत होगी। अब इसको देख के मेरे को पता लग रहा है ना कि भाई मेरे को इक्विटी शेयर वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को शायद डिबेंचर वाले पोर्शन में दिक्कत है ना। इसी तरह से तुम भाई कोई सा भी देख लो यार। ये देखो कैसे, मतलब मैंने अपने नोट्स कैसे बना रखे हैं। मतलब ये पेज मैंने बांट रखा है बेसिक्स का, कि भाई ये 4x आ गया, 4x बड़ा चैप्टर है ना, तो मेरे को पता है कि भाई बेसिक्स क्या क्या है। अब इन बेसिक्स में से कोई दिक्कत है? अब इस पेज को देख के मेरे को समझ में आ रहा है ना यार कि मेरी बेसिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, आगे किसी टॉपिक्स में दिक्कत आएगी, इन फॉर्मूलों में कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब तुम्हें क्लैरिटी आएगी ना कि भाई ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें कमज़ोर है, तो तुम बार बार जाके टीचर की पूरी पूरी रिवीजन वीडियो नहीं देखोगे, तुम सिर्फ उस टॉपिक पर जाओगे कि भाई अगर मेरे को ये टॉपिक इस टीचर से समझ नहीं आ रहा तो मैं दूसरी टीचर की वीडियो से देख लेता हूँ, सिर्फ वो टॉपिक। तुम्हें 10 घंटे की 6 घंटे की मैराथन देखने की ज़रूरत नहीं है एक चैप्टर के लिए। तुम सिर्फ उस टॉपिक पर जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आगे बढ़ो। एक बच्चा पूछ रहा है वो हर्षद मेहता की फ़ोटो क्यों लगा रखे हैं इंडेक्स के नीचे, तो भाई इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि मैंने वो चैप्टर याद कराया मेमोरी टेक्निक से। इसी तरह से वो दूसरा चैप्टर भी, मतलब मैं ऑडिट की वीडियोस बना रहा था ना, तो मैं ऑडिट में अपने को ये प्रॉब्लम होती है ना कि अपन को याद नहीं होता, तो मेमोरी टेक्निक से याद करा रहा था कि एक कहानी बना के हर्षद मेहता के अराउंड। सिमिलरली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तुम वीडियो देखोगे तो उसमें अमेजोन की कहानी सुना रखी है, एक कहानी से पूरा चैप्टर याद करा रखा है। तो तुम्हें ऑडिट में दिक्कत आ रही है ना, तो तुम मेरे चैनल पे वीडियोस चेकआउट कर लो, बहुत हेल्प हो जाएगी। मैंने वही सारी लैंग्वेज यूज़ कर रखी है स्टडी मैट की, आजकल तो सारे टीचर वही यूज़ करते हैं, तो मेरे को लगता नहीं तुम्हें कुछ अलग लगेगा। तो सेम लैंग्वेज सेम वर्ड्स, तो तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई नोट्स डिफरेंट है या कुछ अलग लैंग्वेज अलग है, सेम लैंग्वेज है ICAI वाली। अब तुम्हें वैसे इतना सुन के समझ में आ तो गया होगा कि यार इफेक्टिव ट्रिक है, काम की ट्रिक है और कैसे काम में लेनी है। देखो आइडिया ना तुम्हें कहीं से भी मिल सकते हैं, कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या होता है एग्जीक्यूशन। जिसे मैंने बनाया ना, इस इंडेक्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लिटरली बहुत टाइम लगता है। और मैं चाहता था कि मैं सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के बना लूँ, लेकिन मैं नहीं बना पाया था। मैं कुछ चैप्टर्स के बना पाया था, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के। तो एटलीस्ट तुम उन सब्जेक्ट्स के तो ज़रूर बना लेना जिनमें चैप्टर्स तुम्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं। जैसे कि मतलब तुम्हें पता ही है यार तुम्हें कौन सा चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है, और ये ट्रिक हर जगह काम आएगी, कहीं पे भी लगा लो। ये ट्रिक तुम्हें क्लैरिटी देगी, कॉन्फिडेंस देगी, और तुम्हें पता होगा कि भाई तुम्हारा टाइम कहाँ जाना चाहिए, तुम्हारे एफर्ट्स कहाँ लगने चाहिए। सिंपल एज दैट। जादुई ट्रिक नहीं थी, इतनी छोटी सी ट्रिक तो इतना इफेक्ट लाएगी ना तुम्हारे मार्क्स में, तुम देख लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी बता देना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, और शेयर कर देना यार इसको अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह रहा है एग्ज़ाम को, और मैं चाहता था कि मैं बहुत पहले बना दूँ, पर मैं आलसी क्या करें। ठीक है, आप बनाइए तो शेयर कर देना भाई, जितना भला हो सके जिसका उतना बढ़िया। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।